सबसे पहले हम लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद वीडियो को अच्छे से देखिए, देखने के बाद नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद जब वीडियो पूरा हो जाएगा इसके बाद अंत में कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसके पहले मैंने जो है लगभग 6 भाग मैंने पढ़ा दिया है। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके 6 भाग यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 तक देख लीजिए। उसके बाद तक इस वीडियो को देखिए, क्रम वाइज देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल अधिकार। तो जो हमारा मूल अधिकार है यह संविधान के भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। भाग 3 को ऐसे या ऐसे करके भाग 3 रोमन अंक में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब बात करेंगे अनुच्छेद। तो जो मूल अधिकार है यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके बाद अब बात करेंगे कि मूल अधिकार हमारे जो है 6 हैं। पहला है समता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक। समता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद जो है 14 से 18 तक है। इसके बाद जो है दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसके बाद चौथा नंबर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसके बाद बात करेंगे 5वां नंबर शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, यह जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक है। इसके बाद यदि 5 मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग एससी यानी सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं, मूल अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में केस करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। और इसमें हम लोगों ने कल जो है समता के अधिकार को अच्छे से पढ़ लिया और आज हम लोग को पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो ये दूसरा नंबर है मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। एक एक अनुच्छेद को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद 19 क्या है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें जो है सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 19 1 का क। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 के क में देखेंगे, क में क्या बताया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक का मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है, अभिव्यक्ति का मतलब किसी चीज को क्या करना? व्यक्त करना। ठीक है, जैसे व्यक्ति समाचार पत्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से वह अपनी बातों को क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। या कुछ भी बोलना है वो बोल सकता है। ठीक है, लेकिन बोलते समय ध्यान देगा जो है मर्यादापूर्ण और संविधान के दायरे में बात करेगा, उल जरूर बातें नहीं करेगा। स्वतंत्रता हमको ये नहीं कहता है कि किसी को गाली दे दे या कुछ बोल दे, ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बातों को जो है रख सकते हैं। ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन की बात को रख सकते हैं। व्यक्ति अपने मन की बात को रखने के लिए कितने लोग कितने प्रकार के आर्टिकल समाचार पत्रों में निकालते हैं, कितने लेख लिखते हैं, कितनी कविताएं लिखते हैं, ये इसकी पूरी आजादी इसको दिया गया है। तो पहला नंबर अनुच्छेद 19 1 का है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता 6 प्रकार का, इससे पहले 7 था, 7वां हटा दिया गया। जो 7वां नंबर था वो संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 1 च से हटा दिया गया। उसके विषय में आगे बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि 19 1 क में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अगर बात करेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन नोट भी करते चलोगे तुम लोग कि लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ क्या है, तो चौथा स्तंभ होता है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, क्योंकि पहला जो है जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इसके बाद नंबर आएगा प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस मतलब मीडिया है ना, पत्रकार लोग हो गए।
इसके बाद अब बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये सभी हम लोग बात कर रहे हैं अभी सिर्फ ओनली अनुच्छेद 19(1) का बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आएगी। प्रश्न बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आएगी, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) में आएगी, ठीक है, जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जिसको बोलते हैं आरटीई एक्ट 2005, ठीक है। तो आर मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकार द्वारा जैसे कितना सब देश के काम के विकास के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, तमाम प्रकार की बातों का जो हवाला ले सकते हैं। इस स्कूल के लिए, इस मत के लिए कितना पैसा आया, क्या आया, ये सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बनाया गया है, ठीक है। लेकिन देश की जो मेन बातें हैं, ये ऐसा नहीं है कि तुम किसी और को सूचना दे दोगे। देश का जैसे कुछ गुप्त बातें हैं कि भारत के ठिकाने कहाँ है, क्या क्या है, उसके विषय में सूचना जो है ये नहीं कि जाकर के पाकिस्तान को दे दोगे, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो देश द्रोह में चले जाओगे, ठीक है। सूचना मिलने का मतलब दायरे में सूचना मिलना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं सूचना का अधिकार जो है संसद द्वारा 12 मई 2005 को यह पारित किया गया, पास किया गया, ठीक है। बाद में इसमें राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, ठीक है। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया। लेकिन हम लोग 2 पॉइंट देखेंगे कि संसद ने इसको पास कब किया, तो 12 मई 2005 को जो है संसद ने इसको पारित किया, ठीक है। संसद ने क्या किया, पारित किया, और इसे पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, इसको जो है 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पहला नंबर देखा। अब 19(1) ख में देखेंगे, ख में कहा गया है कि 19(1) ख में अनुच्छेद 19(1) ख में बोला गया है कि शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, और निरायुध, उसमें युद्ध नहीं होना चाहिए। निरायुध का मतलब बिना युद्ध का सम्मेलन कर सकता है। जैसे देखते हो कभी कभी छात्र जो है अपने बातों को रखने के लिए, जैसे भी देख रहे हो गदरीबाग में जो है कुछ लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने बात को रख रहे हैं। जैसे खान सर अभी बीमार हो गए बेचारे, ठीक है, उसको लेकर के जो है बीपीएससी जो एग्जाम करा रहा था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो है भारत के मतलब बिहार के जितने लोग हैं, ये जितने छात्र हैं, वह शांतिपूर्ण ढंग से जो है गर्दनीबाग और जो बीपीएससी कार्यालय है उसके आसपास जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो ये राइट है, उनका मूल अधिकार है। ये हमारे संविधान ने हमको दिया है कि अनुच्छेद 19(1) ख के अंतर्गत शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगर तुम कहीं शांतिपूर्ण ढंग से अपना सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन उस सम्मेलन में कलम नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि तुम पथराव करना शुरू कर दिए, मारपीट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो जो है तुरंत तुमको पुलिस उठा के क्या करेगी, पकड़ करके जेल में बंद कर देगी, ठीक है। बस यही ध्यान देना है कि शांतिपूर्ण और निरायुध, शांति से रहना चाहिए और उसमें युद्ध नहीं करना है, और शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने बातों को रख सकते हैं। ये भी स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 19(1) ग, इसमें कह रहा है कि संघ एवं संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। कोई भी हम संगम बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, जैसे भारत संघ या जो भी है सहकारी समितियां बना सकते हैं, ठीक है। तमाम प्रकार के जो है संगम, संघ और सहकारी सोसाइटी भी हम लोग जो है बना सकते हैं। यह बात जो है अनुच्छेद 19(1) ग में बताया गया। अब जो है आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) घ में। इससे बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण की स्वतंत्रता, सर्वत्र मतलब चारों तरफ, संचरण मतलब घूमना, ठीक है। तो चारों तरफ घूमने, यानी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य में तुम घूम सकते हो। इसके लिए तुमको क्या है, पूरी आजादी है, ठीक है। यहाँ स्वतंत्रता की बात की जा रही है, ठीक है। अनुच्छेद 19(1) घ में बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण की स्वतंत्रता, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र मतलब चारों तरफ, ठीक है। संचरण मतलब घूम सकते हो, इसकी तुमको क्या है, पूरी आजादी है। इस आजादी में कोई रोक टोक नहीं है। ये संविधान का अनुच्छेद 19(1) घ कहता है, और यह स्वतंत्रता की बात की गई है। तो स्वतंत्रता के विषय में जानो कि स्वतंत्रता वहीं तक है जहां पर किसी दूसरे को तकलीफ न हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बताते हैं। अब हम लोग जो है 19(1) अंग देखेंगे, ठीक है। घ देख लिए थे, घ के बाद किसका नंबर आएगा, अंग का। 19वां अंग में क्या बताया गया है
कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 अंगा बता रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में हम लोग निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, और किसी भाग में रह सकते हैं, वहां जाकर क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं, यानी अपना आवास बना सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता जो है संविधान के अनुच्छेद 19 अंगा में दिया गया है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 अंग का च क्या करता है। तो अनुच्छेद जो है 19 जो है इसको डिलीट कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसको हटा कर दिया गया है क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार था, और इसको जो है हटाया कहां से गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 को क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, निगाहें बोर्ड पर सीधे बैठो पहले। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसको ले जाया गया है, इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसको अनुच्छेद 300 का और भाग 12 में गया है। ठीक है, यह मूल अधिकार नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया, इसको लिखा नहीं गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है छठवां नंबर है अनुच्छेद 19 इसमें कह रहा है कि 19 का 6 है, अनुच्छेद 19 का 6 का क्या कह रहा है, चाहे तो है नहीं, चाहे तो हट गया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये है अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि कोई वृत्ति मतलब किसी प्रकार का काम, वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है, कोई कारोबार कर सकता है। अब वह जमाना नहीं है, वह सिस्टम नहीं है कि नाई का बेटा ही नाई बनेगा। ठीक है, ब्राह्मण भी नहीं बन सकता है, राजपूत भी नहीं बन सकता है, लोहार भी नहीं बन सकता है, कोई किसी का कारोबार कर सकता है। कारोबार करने की इसको पूरी स्वतंत्रता है। समझ में आया? इसमें किसी व्यक्ति को कोई भी कारोबार कर सकता है। अब जैसे कोई ब्राह्मण है, अगर वह बनिया बनना चाहता है, बनियागिरी करना चाहता है, तो अपना दुकान खोल सकता है, पर्ची का दुकान चला सकता है, उसको कोई जो है मना ही नहीं है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं, जगह बोर्ड पर उसको जो है किसी प्रकार की मनाही नहीं होनी चाहिए, है ना। मनाही नहीं है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत तुम किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हो, कोई कारोबार कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आगे चलते हैं, अब अनुच्छेद 20 में बात करते हैं। 20 में कह रहा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये बहुत मेन पॉइंट है। यह जो है यह डिलीट नहीं होगा, यह जो है जब आपातकाल की स्थिति आती है उस समय भी रहता है। ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है सिर्फ पुलिस के कह देने से नहीं होगा। ठीक है, और उसको संविधान क्या करता है, उसको पूरी आजादी देता है, चाहे वह आतंकवादी ही क्यों न हो, उसको भी वकील रखने की आजादी है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए वकील रख सकता है। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए वकील रख सकता हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको गलत तरीके से फंसाया गया हो। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि सबूत बना करके, ऐसे सिस्टम बना करके उसको क्या करते हैं, फंसाया जाता है। तो अपने आप को साबित करेगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, कानून उसको सिद्ध करेगा। ठीक है, तो साबित करने के लिए वह वकील रख सकता है, वकील रखने की उसकी जो है पूरी आजादी है। समझ लो कि आतंकवादियों को भी इतना छूट दिया जाता है कि वह भी अपना जो है कर सकते हैं। जैसे कसाब में वकील रखे गए, भारतीय लोग वकील थे, लड़ा, ठीक है, लेकिन उसने जो है चूंकि ब्लास्ट किया था, बहुत लोगों को, हजारों लोगों को मारा था, सैकड़ों लोगों को मारा था, इसलिए लास्ट उसको क्या होती है, फांसी दे जाती है। राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजता है और राष्ट्रपति जो है दया याचिका क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए तो राष्ट्रपति उस मृत्युदंड को माफ कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है। राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अनुच्छेद 20 प्रमुख समझ गए होंगे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब यह है कि कोई अपराधी है या नहीं है, ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए वह व्यक्ति को भी अपना पक्ष रखने के लिए वकील रखने का अधिकार है, वकील रख सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 यह अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कभी भी अनुच्छेद 21 को जो आपातकाल लग जाए, आपातकाल का मतलब धारा 144 लग जाए, ठीक है, जैसे दंगा फसाद कभी कभी होता है, आपातकाल भी लग जाएगा तो ये खत्म नहीं होगा। ये हमारा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत हमारा निहित क्या है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का राइट सबके पास है, ठीक है। तो जीवन जीने के अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार के लिए ही हमारे देश की सरकार जो है कोशिश करती है कि जो गरीब हैं, दबे हैं, पिछड़े हैं, जिनकी स्थिति डामाडोल है, जिनको खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था सरकार करती है कि 5 किलो राशन क्यों न फ्री में दे दिया जाए, ठीक है। हालांकि इसके पहले ये जो राशन की व्यवस्था थी पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू किया, फिर इसके बाद अगली गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी जो है उसको जो है क्या किया, आगे बढ़ाया। सरकारें आती हैं जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? चलता रहता है। कौन सी पार्टी है जिससे उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि संविधान है कि नहीं है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, ये देश रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जीवन जीने का अधिकार मैंने जैसे बताया कि सरकार जो है 5 किलो राशन से व्यवस्था लेती है, ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत है। इसके बाद अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। शिक्षा जीवन का मूल तत्व है, ठीक है। शिक्षा बिना जिंदगी बेकार। इसमें अनुच्छेद 21 क में बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार, यानी अनुच्छेद 21 क समझो ध्यान से। अनुच्छेद 21 का जो है शिक्षा का जो अधिकार है, यह जो है 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या भेजे? विद्यालय में पढ़ने लिखने के लिए भेजे, उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे। प्रत्येक माता हो, पिता हो या अपने द्वारा प्रतिपाल्य बच्चा हो, जैसे किसी का माता पिता नहीं है, कोई मामा के यहाँ रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है, कोई बड़े भाई के यहाँ रह रहा है, तो उस बड़े भाई का, उस मामा का कर्तव्य हो, अभिभावक रहेगा कि उस बच्चे को क्या करे? शिक्षा की व्यवस्था करे। और सरकार के लिए बताया गया सरकार व्यवस्था करे। सरकार जो है फ्री में एजुकेशन दे रही है विद्यालय सरकारी स्कूलों में। और समझ लो ये कितना बड़ा अधिकार है, इसको जीवन जीने के अधिकार मान लिया गया है। जिस प्रकार जिंदगी के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से शिक्षा भी जरूरी है, यानी शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये इतनी बड़ी बात है। आगे चलते अनुच्छेद 22 में क्या कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि तुमको पुलिस पकड़ के ले गई है तो पुलिस को बताना होगा, पुलिस को ये बात बताना होगा कि तुमको किस जुर्म में ले गया है ना, किस अपराध के लिए। अब यहाँ पर जो है पुलिस को अपराध बताना होगा, है ना, अपराध बताना होगा कि तुमको किस जुर्म में ले गई है। अगर और 24 घंटे के अंदर अपराध बताना होगा, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर पुलिस उस अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना क्या है? अनिवार्य है ना। ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ लेगी पुलिस, तो उसको क्या करना होगा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस अपराधी, उस व्यक्ति को जो प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, कि उसको किस अपराध में ले गए। जैसे तुमको ले जाएगा, तुम पूछोगे हमने क्या किया है, किस लिए हमको पकड़ा गया है, और हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने रखिए। हम जो मजिस्ट्रेट छोटा जज होता है, मजिस्ट्रेट तो छोटा जज हो गया, उसके सामने हम बातों को क्या करेंगे? रखेंगे। समझ में आया? इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। लेकिन यह मामला अपराधियों के लिए लागू है, खासकर के भारतीय अपराधियों के लिए। अगर विदेश से कोई आया हुआ आतंकवादी है तो उसको इसमें संरक्षण नहीं मिलता है जल्दी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।